बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही थी, आज उसके अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। यह है द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल मीन साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब ये बाउंड्री है प्रोटोप्लाज्म की, जो इसके अंदर क्या आते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों जो कंबाइन करके अगर हम इसको बोलें तो क्या बोलेंगे, हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है किसके अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर, और जस्ट बीनीथ द सेल वॉल इन प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स के अंदर सबसे बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। उसके नीचे की साइड के ऊपर जो मेम्ब्रेन मौजूद होती है वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर क्योंकि सबसे आउटर जो मोस्ट जो बाउंड्री होती है वो कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट ने, जिसके अंदर आ जाते हैं कॉर्नेगली आ जाते हैं और क्रैमर रहता है। इन दोनों ने इसकी जो क्या की थी, डिस्कवरी की थी। इससे पहले भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क करते रहे, लेकिन इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। अब ये कुछ और भी मेम्ब्रेन्स हैं, स्पेसिफिक सेल्स जिनकी मेम्ब्रेन्स हैं उनको भी आप थोड़ा सा रिमाइंड रखिएगा। इसमें सबसे पहले आती है सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल्स। उसके अलावा जो एक्सोलिमा है, ये सेल मेम्ब्रेन एक्सॉन्स की जो होती है उसको हम कहते हैं। उसके बाद ऊलिमा है, एग्स ओव्यूम या ओसाइड्स जो हमारे होते हैं उनके इर्द गिर्द जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऊलिमा कहते हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है प्लाज्मा लिमा। ये मेम्ब्रेन ऑफ जनरलाइज सेल है। अगर आपसे कोई पूछ भी सकता है, या वैसे भी ये क्वेश्चन आता है कि जो जनरलाइज सेल्स की मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा लिमा। अब इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर लिपोप्रोटीन पाए जाते हैं, मतलब प्रोटीन्स और लिपिड्स। ये सबसे ज़्यादा जो इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर टेक पार्ट करते हैं। उसमें जो प्रोटीन है वो 60 to 80% है। उसके बाद लिपिड्स जो हैं वो है 20 to 40%, और स्मॉल अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स की भी प्रेजेंट है। इन तीनों को हम आज के इस लेक्चर के अंदर वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये तीनों मिलकर इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन किए हुए हैं। अब सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर है इसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी सारे मॉडल दिए गए, लेकिन क्योंकि इस लेक्चर को हमने एफएससी को भी साथ लेके चलना है, उसके बाद हमने मिलर एंड हार्ले में भी इसको डिस्कस करना है। तो क्योंकि मिलर एंड हार्ले में तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन हम इसको भी साथ लेके चलते हैं क्योंकि एफएससी की बुक में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारे मॉडल दिए, लेकिन उसमें से जो दो थे उसमें से सबसे पहले है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि बाद के अंदर क्या हुआ था, रिजेक्ट हो गया। लेकिन जो दूसरा मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो क्योंकि एक्सेप्ट किया गया था, वो आज भी वही चल रहा है और मिलर एंड हार्ले के अंदर भी उसको डिटेल के अंदर डिस्कस किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है। ये है सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल भी इसको हम कहते हैं। इसको 3 साइंटिस्ट थे, जिसमें डेविडसन, डैनियल और रॉबर्टसन। इन्होंने 1935 में इसको डिस्कस किया। इस मॉडल के मुताबिक क्या था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स की बाइलेयर है और उसके अंदर सैंडविच है, कैसे, बिटवीन आउटर एंड इनर प्रोटीन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर्स तो है, लेकिन इसके इनर साइड के ऊपर और आउटर साइड के ऊपर एक प्रोटीन्स की लेयर भी है। जैसे मैं इस डायग्राम के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो दो मेम्ब्रेन है ये क्या है, लिपिड्स की बाइलेयर है। ये लिपिड्स की बाइलेयर हैं और उनके इस मॉडल के मुताबिक कि प्रोटीन्स ने दोनों साइड के ऊपर, मतलब आउटर साइड जो सेल किया उसके ऊपर भी प्रोटीन्स ने इसको कवर किया हुआ है, और उसके अलावा जो इन साइड जो साइटोप्लाज्मिक वाली साइड वाला हिस्सा है इस तरफ भी क्या किया हुआ है, इन प्रोटीन्स ने इसको क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। और ये क्या कहते हैं, इसके अंदर कुछ लिमिटेशन है। अब लिपिड्स की बाइलेयर जो वो तो हैं, मौजूद होती हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर भी हमने पढ़ा है, लेकिन ये प्रोटीन्स की जो अरेंजमेंट है इन्होंने इसको थोड़ा सा गलत एक्सप्लेन किया था, इसलिए ये मॉडल क्या हुआ, बाद में रिजेक्ट हो गया।
अब इसके मुताबिक क्या था, इसकी लिमिटेशन क्या थी कि सबसे पहले तो इसके अंदर इन्होंने बताया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिवील्ड दैट लिपिड्स बाई लेयर इज़ नॉट सैंडविच बिटवीन प्रोटीन लेयर, कि लिपिड्स जो लेयर हैं बाई लेयर तो मौजूद हैं लेकिन वो सैंडविच नहीं है बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। जैसे ये वाली एक प्रोटीन्स की लेयर है और दूसरी ये वाली प्रोटीन्स की लेयर है। प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं लेकिन वो क्या होती हैं, इसके अंदर इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है या सरफेस प्रोटीन होती है, या तो उसकी तमाम जो इसकी स्ट्रक्चर है उसके अंदर एम्बेडेड होंगी या उसके सरफेस वाले हिस्से के ऊपर प्रेजेंट होंगी। अब दूसरी वो क्या कहते हैं, प्रोटीन इज़ नॉट जस्ट प्रेजेंट एट द आउटर एंड इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, इस सिर्फ इसी जगह के ऊपर नहीं प्रेजेंट होती है बल्कि इसकी जो इनसाइड भी क्या होती हैं, एम्बेडेड क्या होती हैं, ये प्रोटीन्स एम्बेडेड हुई होती हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स फॉर्म ए कंटिन्यूस लेयर डैट इज़ रॉन्ग। अब ये जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रोटीन ने एक ये वाली एक प्रोटीन्स की लेयर है और दूसरी ये वाली, दोनों ने मतलब सैंडविच किया हुआ है किसको, लिपिड्स की बाई लेयर को। लेकिन ये एक्सप्लेन इन्होंने इसको गलत किया हुआ है क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो कंटिन्यूस लेयर नहीं बनाती हैं बल्कि क्या करती हैं, वो दो तरह से उसके अंदर अरेंज हुई होती हैं। या तो ये क्या होंगी, इंट्रिंसिक प्रोटीन होंगी, या क्या होंगी उसके सरफेस के ऊपर होंगी, या तो इसके अंदर फास्फोलिपिड्स जो इसके हैं लिपिड्स की बाई लेयर उनके अंदर क्या होंगी, एम्बेडेड होंगी, या फिर क्या होंगी उनकी सरफेस के ऊपर होंगी। लेकिन वो कंटिन्यूस लेयर नहीं बनाती जैसे इस डायग्राम के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए इस मॉडल को बाद में आके क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया। अब जो फ्लोइड मोज़ेक मॉडल जो आज भी चल रहा है, मोस्ट सक्सेसफुल जो मॉडल है, इसको मिलर एंड हार्ले के अंदर बड़े डिटेल से डिस्कस किया गया है। इसको 1972 के अंदर आके सिंगर और गार्थ निकल्सन ने सबसे पहले इसको क्या किया, डेवलप किया मॉडल। इसके मुताबिक क्या है कि प्रोटीन जो मालिक्यूल हैं या तो ये पार्शली हैं या होली एम्बेडेड हैं इन द फास्फोलिपिड लेयर। जो हमने लास्ट डायग्राम में देखा था, प्रोटीन्स जो थी उन्होंने कहा था कि भी कंटिन्यूस लेयर बनाए हुए हैं दोनों लिपिड्स बाई लेयर के इर्द गिर्द, लेकिन ये गलत था क्योंकि इन्होंने कहा कि पार्शली होंगी या फिर क्या होंगी, होली एम्बेडेड होंगी इन द फास्फोलिपिड लेयर। और दूसरा क्या, प्रोटीन आर नॉट कन्फाइंड टू द सर्फेस, सिर्फ वो प्रोटीन्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर नहीं होंगी बल्कि क्या होंगी, इसके अंदर भी एम्बेडेड होंगी। इसको मैं नेक्स्ट आपको डायग्राम के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद जो है प्रोटीन आर एम्बेडेड इन लिपिड्स बाई लेयर इन मोज़ेक मैनर। और उसके बाद आइसबर्ग फ्लोटिंग ऑन द सी। अब वो कहते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो क्या है, सिर्फ इसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट ही हैं। जैसे हमने उधर डिस्कस किया कि आउटर साइड के ऊपर भी प्रोटीन मौजूद थी और इनर साइड के ऊपर भी वो कंटिन्यूस लेयर बनाई हुई थी। नहीं, ये गलत बात है। प्रोटीन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, या तो उसकी जैसे इंटीग्रल प्रोटीन है उसके बॉडी के अंदर या क्या होंगी, होली एम्बेडेड होंगी, या फिर ये जैसे ये वाली प्रोटीन बनी हुई है या ये वाली वो क्या होंगी, पार्शली सरफेस एरिया के ऊपर उसके होंगे प्रोटीन्स होंगी। ये आउटसाइड सरफेस के ऊपर भी होंगी और इनसाइड सरफेस के ऊपर भी होंगी। जो साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा है हिस्सा इसका सेल मेम्ब्रेन का, उस साइड पे भी प्रोटीन्स होंगी और उसके अलावा क्या होंगी, उसके सरफेस के ऊपर भी होंगी। और उसके साथ साथ कहाँ पे होंगे, उसके अंदर एम्बेडेड होंगी, ना कि वो उसकी पूरी सरफेस के ऊपर क्या कंटिन्यूस लेयर बनाई हुई होंगी। ना वो इनसाइड के ऊपर कंटिन्यूस लेयर उन्होंने बनाई हुई, ना उन्होंने क्या हुई आउटसाइड के ऊपर, दोनों साइड के ऊपर मतलब साइटोप्लाज्म वाले इनसाइड जो लेयर है इधर भी उन्होंने कंटिन्यूस लेयर नहीं बनाई हुई, आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। और ना ही इन्होंने आउटसाइड जो सेल से आउटसाइड हिस्सा होता है उस तरफ इन्होंने प्रोटीन ने क्या हुआ, इनको ऑक्यूपाई किया हुआ। बल्कि प्रोटीन क्या है, या तो क्या है सरफेस के ऊपर है या फिर क्या है उसके होली एम्बेडेड हैं किसके अंदर, लिपिड्स बाई लेयर के अंदर। उसके बाद वो कहते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं इनकी जो एग्जांपल उन्होंने दी है कि इसी तरीके से दिया है जैसे आइसबर्ग फ्लोटिंग ऑन द सी। अब वो कहते हैं कि अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल को आप कंसीडर करें कि ये लिपिड्स का ये क्या है, समंदर है और उसके अंदर ये प्रोटीन्स हैं, ये कहीं कहीं जैसे आइसबर्ग जो होते हैं बर्फ़ के टुकड़े जो हैं वो तैर रहे होते हैं, उसी तरीके से ही हैं। मतलब प्रोटीन उसकी सरफेस को कंटिन्यूसली ऑक्यूपाई नहीं किए हुए बल्कि कहीं कहीं जैसे समंदर के अंदर कहीं कहीं बर्फ़ के टुकड़े मौजूद होते हैं आइसबर्ग, उसी तरीके से प्रोटीन्स जो हैं वो उसकी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये था दूसरा मॉडल जो मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल है। अब इसको हम डायग्राम का देखें। अब मैंने आपको बताया कि ये फास्फोलिपिड की क्या होती हैं, बाई लेयर्स होती हैं। अब हम फास्फोलिपिड कैसी है इसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। अब फास्फोलिपिड जो है उसके अंदर एक तो हेड होता है, ये वाला पार्ट जो इसका ये वाला, और नीचे वाला इसका हिस्सा क्या होता है, ये टेल वाला पार्ट होता है। जो हेड है इसका क्या है, ये पोलर एंड होता है और दूसरा टेल जो होती है वो नॉन पोलर एंड होता है। मतलब हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल वाला हिस्सा है वो इसका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। बोथ जो होती हैं वो हमेशा सरफेस को फेस करती हैं। अब इसको मैं इस डायग्राम के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो हेड का जो फास्फोलिपिड है उसके अंदर क्या आता है, हेड आता है।
हेड जो है वो क्या हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है। इसके अंदर 3 हिस्से आते हैं, मतलब इसके अंदर क्या आएगा, एक तो कोलिन आता है वो नाइट्रोजनस बेसिस है, उसके बाद फास्फेट होता है इसके अंदर, और उसके बाद क्या आता है ग्लिसरॉल। ये तीनों मिलकर इसको क्या बनाते हैं, हाइड्रोफिलिक बनाते हैं। और दूसरा जो इसका पार्ट जो था वो क्या था, टेल है। अब टेल जो है वो क्या हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक हम उसको किसको कहते हैं, जो वाटर हीटिंग होती है, मतलब वाटर को अलाउ नहीं करती। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर को आपको देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने क्या देखा इसने कि क्या आता है, हेड आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, इसकी ये वाली टेल आती है। ठीक है, अब हेड जो है उसको जी, अब जो हेड है इसका वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। अब उसके अंदर हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, क्या क्या होती हैं। सबसे पहले क्या होती है, कोलिन होती है जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है। उसके बाद वो किसके साथ अटैच होती है, फास्फेट के साथ अटैच होती है, और देन वो किसके साथ अटैच होती है, ग्लिसरॉल के साथ। अब जो हेड है उसके अंदर हमने क्या देखा, ये तीनों चीज़ें इसको मिलकर क्या बनाती हैं, हाइड्रोफिलिक बनाती हैं, मतलब वाटर लविंग बनाती हैं। और जो टेल है वो कौन सा हिस्सा है इसका, वो है हाइड्रोफोबिक हिस्सा। अब उसके अंदर 2 तरह के आपने देखा है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड आते हैं, और दूसरा ये आपने देखा कि ये जो किंक सैक मौजूद है ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, डबल बॉन्ड्स की वजह से। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये इसको हाइड्रोफोबिक बनाते हैं। मतलब हाइड्रोफिलिक वो वाला हिस्सा है जो क्या करता है, सरफेस को फेस करता है, और जो टेल जो है वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। और हेड जो होता है वो जो ऊपर वाली साइड के ऊपर किधर होगा, आउटसाइड सेल की सरफेस को फेस करेगा, और इन साइड का किधर किसको फेस करेगा, जो साइटोप्लाज्म वाली साइड होती है उसको फेस करता है। और जो टेल जो होती हैं वो दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। अच्छा, कोई भी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन होती है सेल्स की, उसका हमेशा हाइड्रो जो फोबिक पार्ट होता है वो इन साइड बरिड होता है, और हेड जो होता है वो हमेशा हाइड्रोफिलिक होता है और वो आउटसाइड के ऊपर होता है। अब ये दोनों क्या होते हैं, इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए या इसकी स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हेड जो है वो पोलर है, और टेल क्या है इसकी, हाइड्रोफिलिक या नॉन हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर है। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम किसको डिस्कस करेंगे, दूसरा जो लिपिड जिसके अंदर प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कोलेस्ट्रॉल होता है। अब कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो क्या है, इसकी लिपिड्स की ही टाइप्स है, उसको हम कहेंगे ये क्या है, ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है सेल मेम्ब्रेन की उसके इनसाइड मौजूद होते हैं, जो मतलब कंटिन्यूस लेयर नहीं बनाए, तो ये थोड़ी सी अमाउंट इसकी प्रेजेंट होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ये आपको दिख रहा है कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल्स है, और ये रहे कोलेस्ट्रॉल और ये रहे कोलेस्ट्रॉल, ये क्या है, ये इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लिपिड्स की ही टाइप्स है, ये इंटीरियर मेम्ब्रेन होता है और हेल्प्स करता है टू मेक द मेम्ब्रेन, ठीक है, और मेम्ब्रेन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, किस मेम्ब्रेन के अंदर होता है, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये एब्सेंट किसके अंदर होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर या बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, क्योंकि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अब जो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। ये किस लिए होता है, ये इसका मेंटेन करता है और फ्लूइडिटी देता है किसको, मेम्ब्रेन को। अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, मतलब उसको सख्तपन भी जो होता है इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो भी इसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। लेकिन अब ये रिजिडिटी इतनी भी नहीं देता कि मतलब मेम्ब्रेन को इतनी ज़्यादा सख्त नहीं बनाता कि उसके अंदर से जो फ्लो है वो रुक जाए, या इसको इतनी ज़्यादा फ्लूइड भी नहीं बनाता कि भी क्या मेम्ब्रेन बह जाए। तो इन दोनों के दरमियान इन बिटवीन जो इसकी मतलब सेमी सॉलिड जो स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन की होती है वो किसकी वजह से होती है, हमेशा इसके कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है, जो इसकी सेल की शेप को मेंटेन करने में भी इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। अब उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं, अब प्रोटीन्स क्या है, सबसे ज़्यादा पार्ट जो होता है वो उसका प्रोटीन्स होता है। अब प्रोटीन्स जो है अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के तौर पे भी काम करती हैं और इनसाइड भी काम करती हैं। अब प्रोटीन सेल के आउटसाइड जो मौजूद होती हैं उनमें क्या होता है, जैसे ये प्रोटीन बनी हुई है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स ये फाइबर मौजूद होते हैं सेल के आउटसाइड के ऊपर। अब ये क्या करते हैं, जब एक जैसे सेल ने सिमिलर सेल ने मिलकर टिश्यू बनाने हो तो उनको क्या करते हैं, वो दोनों जो सेल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इन जो क्या नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या फाइबर इनके साथ मिलके एक दूसरे को अपने आप को क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, उनको मतलब क्या बनाते हैं, कंपैटिबल बनाते हैं। अब ये जो सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये किस जगह के ऊपर अटैच होते हैं, ये जो सरफेस प्रोटीन होती है उनके ऊपर आके अटैच होते हैं। इसी तरह से ये जो होते हैं माइक्रोफिलामेंट होते हैं ऑफ साइटोस्केल्टन के।
अब साइटोस्केलेटन ने हमारे सेल के अंदर क्या करना था, हमारे सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको क्या कर रहा था, जिसने उनकी फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर रखना, ये साइटोस्केलेटन का काम होता है। और उसके अलावा साइटोस्केलेटन क्या करता है, हमारे सेल्स की जो शेप होती है उसको भी मेंटेन करता है। अब जो साइटोस्केलेटन के जो फिलामेंट्स होते हैं वो सेल के अंदर भी किसी जगह के ऊपर अटैच होंगे, तो वो किस जगह के ऊपर अटैच होते हैं, वो इस प्रोटीन्स के साथ, जो इनसाइड प्रोटीन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन के, उनके साथ जाके अटैच होते हैं। अब क्या करता है, अटैचमेंट का काम कर रही है सेल मेम्ब्रेन, मतलब क्या कर रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो है मैट्रिक्स या उसके फाइबर्स जो हैं उनको भी अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा जो इनसाइड माइक्रो फिलामेंट्स या साइटोस्केलेटन के जो फिलामेंट्स हैं उनको भी क्या कर रही है, साइड प्रोवाइड कर रही है अटैचमेंट के लिए, ताकि ये क्या कर सके, सेल्स की शेप को अच्छे से मेंटेन कर सके। अब ये जो मैंने आपको पहले बता दिया कि फाइबर का काम आउटसाइड क्या होगा, कि इन केस ऑफ मल्टी सेलुलरिटी, जब सिमिलर सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, तो फिर क्या ये जो सेल होते हैं वो एक दूसरे के साथ किसके साथ अटैच होते हैं, किसकी मदद से, इन फाइबर्स की मदद से अटैच होते हैं। और ये फाइबर्स की तरह अटैच होते हैं, ये सेल के जो सरफेस के ऊपर प्रोटीन होती हैं उनके साथ जाके अटैच होते हैं। अब प्रोटीन्स क्या करते हैं, इनसाइड भी अटैचमेंट का रोल प्ले कर रही है और आउटसाइड भी, मतलब दोनों साइड के ऊपर क्या कर रही है, फाइबर्स को अपने साथ अटैच करवा रही है। उसके अलावा क्या कहते हैं, सेल साइटोप्लाज्म कंटेन, मैंने आपको बता दिया, जो स्केलेटन को रखता है, जो सेल के साइटोप्लाज्म, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब साइटोस्केलेटन के जो फाइबर होंगे वो भी किस जगह के ऊपर अटैच होंगे, इन्हीं प्रोटीन्स के ऊपर अटैच होंगे। मतलब प्रोटीन सेल के आउटसाइड भी और इन साइड भी, दोनों साइड के ऊपर क्या कर रही है, सरफेस प्रोवाइड कर रही है, अटैचमेंट साइड प्रोवाइड कर रही है, किनको, इन फाइबर को या स्केलेटन वगैरह को। उसके अलावा इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो हैं वो सेल की क्या करती हैं, शेप मेंटेन करती हैं, क्योंकि साइटोस्केलेटन के जो फाइबर होते हैं वो इन जो प्रोटीन्स जो इनसाइड के जो मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होते हैं उनके साथ आके अटैच होते हैं। और साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है, सेल की शेप को मेंटेन करना। इसके साथ साथ जो प्रोटीन्स हैं उनके 4 और भी फंक्शन हैं, जैसे कैरियर के तौर पे काम करती हैं, उसके अलावा चैनल के तौर पे भी काम करती हैं, एंजाइम के तौर पे भी और रिसेप्टर के तौर पे भी। अब इन चारों को मैं आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो है कैरियर के तौर पे काम करती हैं। कैरियर के तौर पे क्या करती हैं, प्रोटीन्स जो ये कैरियर हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। उसके अलावा ये चैनल्स जो हैं ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ इंजाइम्स जो हैं ये एटीपी सिंथेज इंजाइम, ये भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। उसके अलावा रिसेप्टर जो होते हैं ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। अब कैरियर और चैनल के दरमियान क्या फ़र्क है, कैरियर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो जगह होती है जहाँ से वो ही चीज़ गुजरेगी जो क्या होगी, इस सेल मेम्ब्रेन के साथ या इस कैरियर के साथ क्या होगी, कंपैटिबल होगी। कंपैटिबल चीज़ों को मतलब जो ख़ास चीज़ों को या जो सेल के लिए ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों को अंदर आने देगा। लेकिन जो चैनल होता है वो क्या कहता है, फ्रीली मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। जैसे हमने इधर लिखा भी हुआ है कि चैनल जो होता है वो फ्री मूवमेंट के लिए होता है, लेकिन कैरियर हमेशा अपने अंदर से उन चीज़ों को आने देगा जो क्या होंगी, कैरियर के साथ कंपैटिबल होंगी और सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होंगी। उसके अलावा चैनल्स के अंदर से मतलब फ्री मूवमेंट आइंस आएंगे या मालिक्यूल्स कोई भी वो इधर से आते हुए चैनल की मदद से इजीली सेल के अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा जो जो क्या नाम है, सेल का रिसेप्टर के तौर पे भी काम है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं वो भी प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। जैसे हमने पार्ट 2 के अंदर पढ़ा है कि जो होती हैं क्या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। वो रिसेप्टर जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर को जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से आते हैं उनको अटैच अपने साथ करते हैं। तो वो जो रिसेप्टर होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। इनका काम क्या होता है, वो पहले क्या करते हैं, वो रिसेप्टर को अपने साथ बाइंड करवाते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करवाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अटैचमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो चौथा फंक्शन था इसका मैंने बताया आपको, एंजाइम के तौर पे भी काम करता है। जैसे एक एंजाइम है, ये एटीपी सिंथेज एंजाइम है, या माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है एडीपी को कन्वर्ट करता है एटीपी के अंदर। अब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है, जो एटीपी वगैरह की सिंथेसिस वगैरह इसके अंदर करवाता है। अब मैंने आपको बताया कि चारों फंक्शन हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। सबसे पहले कैरियर को डिस्कस किया कि वे कैरियर क्या करते हैं, कंपैटिबल चीज़ों को अंदर आने देते हैं। चैनल जो होते हैं फ्रीली मूवमेंट करवाते हैं चीज़ों की। एंजाइम के तौर पे भी काम करते हैं ये प्रोटीन, और इसके साथ साथ रिसेप्टर के तौर पे भी काम करती हैं। मतलब सेल की रिकॉग्निशन वगैरह भी ये इन्हीं की मदद से होती है। जब सिमिलर सेल मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, तो उन सेल को मतलब रिकॉग्नाइज करना वो भी इन्हीं का काम होता है। अब उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हमने शुरू में पढ़ा है कि क्या होती है, इसकी स्मॉल अमाउंट्स मौजूद होती है। अब ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जब प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बना देते हैं। और जब यही कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं।
अब ग्लाइकोकैलिक्स या आप डायग्राम में देख सकते हैं, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या करें, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स को हम क्या कहते हैं, सेल कोटिंग भी कहते हैं या सेल सरफेस मार्कर भी कहते हैं। मतलब ये आप ऐसा समझ रहे कि जैसे शॉप के साइन बोर्ड नहीं होते, उसी तरीके से ये हैं। ये मतलब क्या करते हैं, सेल को रिकॉग्निशन भी ये यही करवाते हैं। उसके अलावा सेल का जो बिहेवियर होता है वो भी यही कंट्रोल करते हैं। और जब सिमिलर सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, उससे पहले उनकी रिकॉग्निशन होती है कि सिमिलर सेल ही मिल रहे हैं ना, तो उन सब की आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स करवाते हैं। और ये किसके बनाए होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बनाते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, सेल कोटिंग या सेल सरफेस मार्कर के तौर पे भी काम करते हैं। और क्या करवाते हैं, सेल का बिहेवियर और उसके बाद सेल की रिकॉग्निशन, मतलब सिमिलर सेल मिल के ही टिश्यू बनाते हैं। तो उन सिमिलर सेल को एक दूसरे के साथ अटैच, मतलब इकट्ठा करके उन दोनों को क्या करना है, एक दूसरे के साथ अटैच करना, वो ये ग्लाइकोकैलिक्स का ही फंक्शन है। इसके अलावा फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि ये रेगुलेट करवाती है मूवमेंट को। मतलब इनसाइड और आउटसाइड जो सेल के जाते हैं चीज़ें, वो इस सेल मेम्ब्रेन की ही मदद से जाती जी। उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो ये है कि क्या करती है, सेल के इनसाइड को सेल के आउटसाइड से सेपरेट करती है। मतलब जो आउटसाइड, जो सेल का आउटर जो पार्ट होता है उसको, और सेल का जो इनसाइड जो मतलब साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है, उन दोनों के दरमियान क्या करती है, ये सेपरेशन का काम भी करती है। उसके अलावा क्या करती है, सेपरेट्स करती है वेरियस ऑर्गेनेल्स को विद इन द सेल। जैसे मैंने आपको बताया कि साइटोस्केलेटन जो है उसका काम क्या होता है कि सेल्स के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको क्या करता है, वो एक फिक्स पोजीशन के ऊपर मेंटेन रखता है। तो ये काम, ये क्या, अब साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं, जो इनसाइड जो इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड जो प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ वो साइटोस्केलेटन अटैच होते हैं। इसलिए जो सेल के इनसाइड जो सेपरेशन है वो भी किसकी मदद से होती है, सेल मेम्ब्रेन की मदद से होती है। और सेल के आउटसाइड और इनसाइड को ऑब्वियसली यही क्या करता है, उन दोनों को सेपरेट रखता है। अब उसके अलावा भी काफ़ी सारे इसके फंक्शन हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेप्टर के तौर पे भी काम करती है। उसके अलावा क्या करिए, ये इनसाइड वाला पार्ट है, मतलब साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है, और ये सेल का आउटसाइड वाला हिस्सा है। अब इन दोनों को जो सेपरेट कर रही है वो सेल मेम्ब्रेन कर रही है। उसके अलावा ये जो इसके फिलामेंट्स वगैरह थे, ये क्या करती हैं, साइटोस्केलेटन के जो फाइबर होते हैं उनको, जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, साइटोस्केलेटन के जो फाइबर होते हैं उनको भी अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा जो सेल सरफेस के ऊपर जो होती हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उसके फाइबर हैं, उनको भी जो सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, उनको साइड प्रोवाइड करती हैं। रिसेप्टर के तौर पे भी काम करती है। और ये क्या कर रही है, दोनों साइड को, मतलब आउटसाइड और इनसाइड जो सेल का हिस्सा है दोनों को क्या करती है, ये सेपरेट भी करवा रही है। उसके अलावा फोर्थ इसका फंक्शन ये है कि क्या करती है, प्रोवाइड करती है लार्ज सरफेस एरिया और स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन कैन अकर। मतलब जो किसी भी चीज़ को रिएक्शन को तेज़ करने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो ये मूवमेंट हमेशा क्या होती है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें सेल्स के इनसाइड और आउटसाइड क्या आती हैं, मूवमेंट उनकी इसी की वजह से, सेल मेम्ब्रेन ही की वजह से होती है। उसके अलावा क्या करती है, सेपरेट करती है फ्रॉम वन अनदर। सेल जो होते हैं उनको एक दूसरे से अलग भी करती है। स्पेसिफिक सेल्स को ही हमेशा क्या करती है, एक दूसरे के साथ अटैच करती है ताकि वो क्या बना सकें, सेल्स मिलकर क्या बना सकते हैं, टिश्यू बना सकते हैं इन केस ऑफ मल्टी सेलुलरिटी। उसके अलावा साइड्स ऑफ रिसेप्टर के तौर पे ये हमने पहले इसको बड़ा अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है कि जो ये रिसेप्टर होते हैं ये क्या करते हैं, सेल रिकॉग्निशन वगैरह, या उसके अलावा जो आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह वो आके अटैच होते हैं। तो उन सब को क्या करती है, या स्पेसिफिक चीज़ें जो सेल के अंदर आनी होती हैं वो हमेशा इन्हीं रिसेप्टर की मदद से क्या आती हैं, पहले उनको डिटेक्ट किया जाता है। उसके अलावा क्या करते हैं, आइडेंटिफाई मार्कर भी करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं वन सेल टाइप फ्रॉम अदर। मैंने पहले आपको बता दिया कि सेल सरफेस मार्कर से सेल कोटिंग, या पहले क्या करते हैं, रिकॉग्निशन वगैरह का काम भी यही करते हैं। सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करते हैं सेल को, या किसी भी चीज़ को जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड आनी हो, तो फिर उसको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं इनसाइड आने के लिए। उसके अलावा एबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू लेट सम सब्सटेंस एंड कीप्स द अदर आउट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें जो सेल्स के लिए एसेंशियल हैं उनको आने देगी, और जो नॉन एसेंशियल हैं उन चीज़ों को नहीं आने देगी। मतलब हाइड्रो जो सेल के लिए होंगी, जैसे हमने पढ़ा है कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट था इसका हेड वाला पार्ट, वो चीज़ों को आने दे रहा है, लेकिन हाइड्रोफोबिक पार्ट जो टेल वाला पार्ट है वो उनको अलाउ नहीं कर रहा। मतलब जो चीज़ें सेल के लिए एसेंशियल हैं उन्हीं चीज़ों को अंदर आने देगी, मतलब सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने देगी। जो नॉन सिलेक्टिव चीज़ें हैं या सेल के लिए एसेंशियल नहीं है उनको नहीं आने देगी। मतलब स्पेसिफिक चीज़ों को जो सेल के अंदर आने देगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब ये क्या करती है, सेल्स के अंदर जो होम्योस्टेसिस होता है उसको बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करती है। अब हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसी भी चीज़ के
मूवमेंट को इनसाइड और आउटसाइड जो होती है, अगर वो बिल्कुल सेम रहे, मतलब उसके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन वगैरह ना आए, या आउटसाइड जो फ्लक्चुएशन आती भी रहे लेकिन इनसाइड जो उसकी जो क्या नाम है मूवमेंट या उसकी अमाउंट जो है वो बिल्कुल सेम रहे, उसको हम क्या कहते हैं, होमियोस्टेसिस कहते हैं। अब होमियोस्टेसिस भी जो है वो सेल के अंदर कौन मेंटेन करता है, ये सेल मेम्ब्रेन ही मेंटेन करती है। मतलब सिलेक्टिव चीज़ों को जो सेल के लिए ज़रूरी है उनको आने देगी, उसके अलावा जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं है उनको नहीं आने देगी। और जो मतलब क्या होंगी, फास्फोलिपिड या लिपिड्स के अंदर जो चीज़ें डिज़ोल्व होंगी उन चीज़ों को अंदर आने की इजाज़त देगी। बाकी जो फास्फोलिपिड या लिपिड्स के अलावा जो चीज़ें होंगी जो मतलब इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती, उन चीज़ों को आने की इजाज़त नहीं देगी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेल्स क्या करती हैं, होमियोस्टेसिस वगैरह को भी ये मेनटेन करे हुए। उसके अलावा जो है इसके अंदर कुछ स्मॉल पोर्स भी जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा जितना भी हमने इसका डिस्कस किया, कुछ और भी आते हैं इसके अंदर मूवमेंट वगैरह, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस वगैरह, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और जी, और उसके बाद ये प्रोटीन्स जो हमने इसके अंदर डिस्कस की थी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर, ये प्रोटीन हमेशा कौन सी होंगी, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होगी। अब ग्लोब्यूलर प्रोटीन के साथ हमने ये उसके फर्स्ट ईयर के चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है, सेकंड चैप्टर के अंदर भी, कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो होती हैं एंजाइम वाले चैप्टर के अंदर, कि ये क्या होते हैं, इनके अंदर भी एबिलिटी होती है कि क्या करते हैं, ये वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकती हैं। इसीलिए क्या करते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है प्रोटीन की मौजूदगी की वजह से यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अंदर ये वाला पार्ट इसको क्या बनाता है, हाइड्रोफिलिक बनाता है, मतलब वाटर लविंग बनाता है। उसके अलावा जो वाटर लविंग है, इसका हेड वाला पोर्शन तो वैसे ही, क्योंकि हमें पता है कि फास्फेट या ग्लिसरॉल वगैरह ये भी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए वाटर की मूवमेंट को आने देते हैं। लेकिन जो टेल होती है हमेशा क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, चीज़ों को इनसाइड मूव नहीं करवाती, तो इसलिए क्या करती है, चीज़ों को क्या करती है, वापस भेजना शुरू कर देती है। ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जितने भी इस जो रह गए हैं इस चैप्टर के अंदर टॉपिक, उनको हम 1 by 1 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।